शिक्षा, संस्कार और उसके बाद सेवा, ये ऐसे मूल्य हैं जो प्रत्येक समाज चाहता है कि उसके समाज में भी हो और समाज के अंदर जो व्यक्ति जो निवास कर रहा है उसमें भी। और इसमें जो अहम जो कड़ी होता है वो है स्कूल, जिसको पहले गुरुकुल कहते थे। उसके बाद भारत देश के अंदर एक परंपरा बनी और परंपरा के अंदर डीएवी स्कूलों का उदय हुआ और डीएवी स्कूल के अंदर एक पूरी चैन बनी और डीएवी स्कूलों के ऊपर लोगों को स्कूल्स पे काफी विश्वास रहा है। आज हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो भी डीएवी स्कूल की श्रृंखला का एक अंग है, बल्कि मैं कहूंगा कि वो एक उसका प्रमुख अंग है, जिनके साथ एक पूरा का पूरा संस्थान जो है लीड करने की जिम्मेवारी उनके पास है। मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके बच्चों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए और उन सब के लिए जो चाहते हैं कि शिक्षा, संस्कार और सेवा के जो मूल्य हैं वो आपके अंदर आए, आपके बच्चों के अंदर आए। तो नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। यशपाल जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ जो बैठे हैं ये नीरज कुमार, ये प्रिंसिपल है डीएवी स्कूल टोहाना से और पिछले समय में इन्होंने टोहाना में डीएवी स्कूल में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इसको पदभार संभालने के बाद क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। यशपाल जी काफी लंबे समय से टोहाना में है और स्पोर्ट्स का जिम्मा इनके मजबूत कंधों पर है। काफी जगह बच्चे इनके खेलने जाते हैं, तो अभी स्पोर्ट्स के क्या हालात हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं रूबरू होऊंगा, आप ज्यादा समय नहीं लेते हुए, नीरज कुमार जी से। नीरज कुमार जी, कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले मैं शब्द मंच के दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमारे भाई नवल जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया है, आज मुझे बुलाया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ नवल जी का और नवल जी की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमें यहाँ पे बुलाया है और ये मौका दिया। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवाना रह गया, वो मैं करवा देता हूँ क्योंकि व्यक्ति कई बार अपने आप नहीं बताता। ये हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, पुराने समय में भास्कर में एक अच्छी पोस्ट पर रहे हैं और इन्होंने प्रमुख पदभार संभाला है। उसके बाद शिक्षक तो खैर हैं ही है और फिजिक्स आप इनका देख रहे हैं कि फिजिकल तो मजबूत है ही है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि बच्चों की शिक्षा को लेकर और सबको लेकर इनका क्या टारगेट है। टोहाना कब ज्वाइन किया आपने? टोहाना मैंने नवल जी 1 सितंबर 2024 को ज्वाइन किया था। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सभी टोहाना वासियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो सोच कर आया था, जैसे सोच करके आया था, जितना सोच करके आया था, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अफेक्शन, लव, प्यार आप लोगों ने दिया है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ थे? आप कह रहे मैं सोच के आया हूँ, इससे पहले कहाँ क्या सोच रहे थे आप, क्या कर रहे थे इससे पहले? मैं नवल जी से पहले भी वैसे प्रिंसिपल ही था और लगभग 6 साल की प्रिंसिपलशिप हो चुकी थी। तो जब मुझे फोन आया कि आपको टोहाना सेंटर दिया गया है, तो सच बताऊं मैंने टोहाना कभी सुना नहीं था, तो मुझे सुनाई दिया गोहाना। तो फिर मुझे पता चला कि गोहाना में तो डीएवी है नहीं, तो मैंने मैप पे देखा हरियाणा में कि टोहाना कहाँ पे है। तो एक बार मैंने मना किया कि टोहाना मैंने तो आज तक सुना नहीं है। और मैं सच बताऊं तो मैं जब रेलवे स्टेशन से मैं टोहाना स्टेशन पे उतरा, टोहाना रेलवे स्टेशन पे, तो मैं आधा घंटा बैठा रहा। रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे स्कूल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा लगा कि पानीपत आज के टाइम में एक ये लगा के चलिए कि एक महानगर है, हर तरह से सुसज्जित है। और अगर मैं पानीपत की बात करूं तो 12,000 हैंडलूम फैक्ट्रीज का शहर है, 3 लड़ाइयों का शहर है, फेमस सिटी है। तो इतने बड़े शहर को छोड़ करके एक टोहाना जैसे छोटे कस्बे में आना तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन आपको नहीं लगा लड़ाइयों के नगर से छोड़ के नहरों के नगर में आ गए आप? तो खुशी की बात थी। सच बताऊं तो बहुत, मतलब ये एक्सप्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल था। मैं तो अभी भी कई बार मतलब थोड़ा कसमकस में पड़ जाता हूँ, उलझन में पड़ जाता हूँ कि डिसीजन क्या था क्या नहीं था। लेकिन जैसे स्कूल में एंट्री हुई, मैं स्टाफ से रूबरू हुआ और अभी अभिभावकों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ और यशपाल जी जैसे जो मेरे को मतलब बड़े भाई जैसा प्यार सम्मान देने वाले जो यहाँ पे व्यक्ति मिले हैं, तो इन सभी का आभारी हूँ। और अभी जैसे आपने ज्वाइन कर लिया है, आते हुए क्या मुख्य आपने फेरबदल किए या सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही चला रहे हैं? उसमें फेरबदल किए हैं और क्या सोच के फेरबदल किया? नवल जी सच बताऊं तो मतलब जिसको ट्रेमेंडस चेंजेस हैव बीन डन बाय मी और नॉट ओनली बाय मी, बाय होल स्टाफ मेंबर्स। सबसे बड़ी जो समस्या थी, मैं जहां भी जाता था लगभग अभी तक मैं सच बताऊं तो 100 से ज्यादा मेरी मीटिंग हो चुकी हैं
नियर अबाउट 35 मीटिंग्स आपके टोहाना सिटी में हुई है, और बाकी जो मीटिंग हुई है मोर देन 65 वो अपना जो देहात है, तो अपने जो मतलब ग्रामीण परिवेश है वहां पे हुई है। तो मैं जहां भी गया हूँ नहीं कहीं आप गांव में चले जाते हैं, पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते हैं? मैं बहुत आसपास के, आप मुझे किसी भी गांव के बारे में पूछ सकते हैं, किस गांव से कितने बच्चे आते हैं, किस गांव की क्या लोकेशन है। नहीं तो इतना अभी आप समय निकाल पाते हैं? क्योंकि आमतौर पे तो प्रिंसिपल के गेट के बाहर विजिट नहीं, वेट करनी पड़ती है। नहीं, मैं अब पेरेंट्स का वेट मैं करता हूँ मॉर्निंग में। पेरेंट्स ने मेरे को थोड़ा सा ये सामने आया था कि भाई उनको वेट करना पड़ता था भाई प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे को अखरी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सरस्वती माँ का मंदिर है, और यहाँ तो इस संस्थान में क्या कहीं भी किसी भी सरस्वती माँ के मंदिर में अगर कोई अनएजुकेटेड, अगर बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी प्रवेश करता है, तो जब वो वहां से बाहर निकले किसी से भी मीटिंग करके, तो एक बार उसके मन में भी ये बात आनी चाहिए कि काश मैंने भी अगर 2 अक्षर पढ़ लिए होते तो मैं भी कहीं ना कहीं और ज्यादा सम्मान पा सकता था। जी जी। तो डिसिप्लिन को लेकर के, और एक थोड़ा जो अभिभावकों की जो परेशानियां थी, भाई वो अपनी परेशानियां नहीं रख पाते थे, या फिर और स्कूल की एकेडमिक को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो अब हर तरह से मतलब कोशिश की जा रही है कि जो सेटिस्फैक्शन ऑफ पेरेंट्स है वो हमारी प्रायोरिटी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो यशपाल जी आप भी थोड़ा सा बीच में, क्योंकि आप लंबे समय से हैं, प्रिंसिपल साहब नए आए, आप पुराने समय से हैं, क्या बदलाव आप अपने क्षेत्र में देखते हैं? बदलाव सर हम ये देखते हैं कि सर जो स्पोर्ट खेल प्रेमी है, सबसे पहले आकर सर ने क्रिकेट जो हमारा गेम है, क्रिकेट यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ करता था, इक्का दुक्का प्लेयर निकलता था। जैसे हमारे स्कूल से 3-4 बार नेशनल खेला पर्व सिंगला बच्चा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बच्चे क्रिकेट में और शिरकत करें हमारे स्कूल के। इसको आगे ले जाने की मुहिम छेड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने वहाँ पिच स्टार्ट किए स्कूल में, और अब एक एकेडमी भी खोलने जा रहे हैं हम, क्रिकेट एकेडमी, जिसमें सर का भरपूर योगदान है। सर रात भर उसमें मेहनत करके पिच बनाई है, सर ने खुद उसमें मिट्टी ढो कर डाली है, इतना परिश्रम किया है, और हम आशा करते हैं कि ये जो सर ने पौधा लगाया है क्रिकेट एकेडमी का, ये उच्च लेवल तक पहुंचे और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले। इससे पहले क्या क्या गेम थे? इससे पहले हमारे जो मेन गेम थे जिनमें हम पार्टिसिपेट भी किया करते हैं, अभी भी कर रहे हैं? हाँ अभी भी कर रहे हैं सर। हम 3 टूर्नामेंट खेलते हैं, तीन टूर्नामेंट्स खिलाते हैं स्कूल के बच्चों को। पहला टूर्नामेंट होता है हमारा SGFI जो ब्लॉक लेवल पर चलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल। तो इस बार वॉलीबॉल में एक बच्ची हमारी नेशनल में खेलने गई थी आंध्र प्रदेश, वहां पर तृतीय स्थान उसने प्राप्त किया, तो वहां सेलेक्ट हुई नेशनल में। इसके बाद जो हमारा DAV टूर्नामेंट है, DAV नेशनल स्पोर्ट्स इस नाम से है, उसमें हम पार्टिसिपेट कराते हैं। इस साल हमारी जो DAV नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल लेवल की टीम दिल्ली NCR में खेलने गई, वहां पर उस टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने CBSE जो टूर्नामेंट है हमारा उसमें पार्टिसिपेट किया। क्लस्टर लेवल होता है, देन नेशनल लेवल। क्लस्टर लेवल पे हमारी टीम फर्स्ट आई, जहां सिरसा में एक बालाजी स्कूल है, वहां हमने पार्टिसिपेट किया, वहां हमारी टीम फर्स्ट रही। उसके बाद हम SS इंटरनेशनल स्कूल करनाल में खेले, यहाँ पर भी इस टीम ने तृतीय स्थान नेशनल CBSE में प्राप्त किया। और इसके अलावा हमारे यहाँ एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के भी कोच हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, हॉकी, कबड्डी, खो खो, ये ऐसे गेम हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट हर साल करते रहते हैं। इस साल लगभग 150 गोल्ड मेडल हमारे, लगभग 150 मेडल्स आए हैं जो नेशनल लेवल पर, ठीक है। जितने भी हमारे टूर्नामेंट में 100-150 के लगभग हमारे मेडल आए हैं, जिनमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो नीरज जी बताइए, आप ये इन्होंने इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ तो चल ही रहा है, इसमें आपका क्या लक्ष्य है, कैसे इसको बढ़ा रहे हैं? सर देखिए, नो डाउट यशपाल जी की तरफ से अगर हम स्पोर्ट्स और गेम्स की बात करें तो जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक दिशा देने की जरूरत थी, और थोड़ा अनुशासन बनाते हुए उनको दिशा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जैसे क्रिकेट एकेडमी को स्टार्ट करना है, अभी बॉक्सिंग की नर्सरी लेकर के आ रहे हैं यशपाल जी, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल में होने वाली हैं। अभी जैसे पेरेंट्स के साथ मुख्य रोल रहता है प्रिंसिपल का, तो इसमें जैसे आपने बताया कि आप पेरेंट्स को वेट नहीं करवाते, इसके अलावा भी कुछ बुनियादी आपने फर्क किए हैं जिससे कि अभिभावक, शिक्षक और पेरेंट्स और बच्चा, इन सब के बीच में एक चैन बन पाए, इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? सर देखिए, एक
जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। सच बात यह है कि हवाई बातें काम नहीं करती, ना ही जो एक इमेजिनेशन है या कोई हवाई बातें करता है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये भी तो कह सकते हैं आप भी हवाई बातें कर रहे हो। हाँ, आपके नहीं, दावों बिल्कुल। में उसमें आधार में क्या हाँ, नहीं, बिल्कुल ये है सर। मैं देखिए, मेरी भी काउंसलिंग में कोई भी पेरेंट्स आकर के, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि उस इंसान ने गलत कमिटमेंट किया है या कोई रॉन्ग कमिटमेंट किया है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं डेली, अभी भी ये लगाइए कि 4 या 5 तक पेरेंट्स रहते हैं। और मोस्टली जो भी नया बच्चा आता है, नया पेरेंट्स आता है, वो कहीं ना कहीं ये एक सोच करके आता है कि भी मेरे बच्चे के उस स्कूल में 30% आए हैं, तो यहाँ पे अगर बच्चा आ जाएगा तो 80% 90%। और मेरे को बोलते भी है कि सर हमें ना इधर उधर से कोई प्रॉमिस किया गया इस तरह का। तो नवल जी, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने लाइफ में कभी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया। बच्चे का एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के बेस पे और थोड़ा एक वर्बली उससे जो क्वेश्चनिंग की जाती है, उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को कितनी आगे लेकर के जाएंगे। और आगे लेकर के जाने का मतलब भी तब होता है कि वहाँ पे पेरेंट्स हमारे साथ कितना आता है। अभी मैंने आने के बाद यहाँ पे हमने 3 कैंपेन स्टार्ट किए। जो पहला था, आज किसी भी माता पिता को देख लीजिए, वो अगर परेशान है तो बच्चे की जो मोबाइल ज़्यादा यूज करने की जो लत है या उससे मोबाइल यूज परेशान। करने की है, तो मेरा सबसे पहला कैंपेन था नो मोबाइल फोन एट होम। अच्छा जी। और अभी अगर मैं 90% पेरेंट्स की बात करूं तो कोई भी ये नहीं कि एकेडमिक की प्रॉब्लम नहीं थी हमारी, या किसी भी स्कूल में एकेडमिक को तो ना, क्योंकि हर पेरेंट्स को ये पता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ऐसा है। ठीक है, अगर स्कूल दिखाएगा तो भाई 20 के 40% दिखा सकता है, 40 के 60% दिखा सकता है, इतना ही है। लेकिन आज के टाइम में जो मैनर्स और एटिकेट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस है एजुकेशन का। अगर बच्चे के अंदर मैनर्स और एटिकेट्स नहीं सीख पाया और अगर वो फर्स्ट डिवीजन या मोर देन 95% भी लेता है, तो कहीं ना कहीं फिर भी पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने दूसरा कैंपेन चलाया, स्टडी विद मैनर्स एंड एटिकेट्स। और उसी के साथ एक कैंपेन और स्टार्ट किया, वो था नो कॉम्प्रोमाइज विद डिसिप्लिन। अगर बच्चा परेशान करता है या किसी भी तरह से कुछ ऐसा होता है, तो कोशिश ये की जाती है भी पेरेंट्स को मतलब साथ में जोड़ा जाए और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाए और साथ में बच्चे की भी काउंसलिंग की जाए कि उसको गलत और सही का जो एक फासला है वो बताना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने पेरेंट्स को, लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया प्रिंसिपलशिप का, कि अगर मैं बिफोर 2 इयर्स मैं बोला करता था कि भाई मैं एक आपको इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, मैं आपको पायलट देने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं सच बताऊं नवल जी, मैंने बंद कर दिया ये बोलना, क्योंकि आज के समय में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चा लायक रहेगा। अगर अच्छा बेटा, अच्छी बेटी मुझे मिल गया तो कहीं ना कहीं ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर एटिकेट्स में कमी आ गई, मैनर्स में कमी आ गई, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं। वो बच्चा जिद करता है कि मुझे ये बाइक चाहिए, बच्चा जिद करता है मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि पेरेंट्स इस चीज़ से बड़े परेशान। जी, यानी कि आपका जो उसी बात पे है जो हमने शुरुआत की कि शिक्षा, सेवा और संस्कार ये चीजें जुड़े और एक अच्छा इंसान भी। एक जी, मैं बताएं। यहाँ रेक्टिफाई करना चाहूंगा अपनी बात को। जो मैंने बताया ना 100 से 150 मेडल, ये स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और क्लस्टर लेवल सारे मिलाकर है। ये नेशनल लेवल हमारा डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पर है। केवल नेशनल जो है एसजीएफआई, उसमें एक बच्ची का ब्रॉन्ज मेडल है। जी, ठीक है जी। ये टोटल मिला के में ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ये 100 से और 150 मेडल्स के लगभग हमारे यहाँ सब। जी, बहुत बढ़िया। 150 मेडल है। जी तो नीरज जी, अभी जैसे आपने जो सारी बातें की, हम हवाई की बात करें, इस वक्त एडमिशन का समय है और सब लोग ये सोचते हैं, हमारे दर्शक भी ये सोच रहे हैं और जो सही भी है कि इस वक्त तो प्रिंसिपल कैमरे के सामने आएंगे, दावे करेंगे, मगर उनमें सच्चाई जो है 2-3 महीने के बाद हवाई हो जाती है। एडमिशन के बाद भी जो स्कूल के प्रिंसिपल है और शिक्षक है वो कहते हैं भी तुमको, वो बात भी नहीं करते सही ढंग से बच्चों से रिजल्ट को लेकर, अभिभावक से बातचीत को लेकर। तो आपकी क्या श्योरिटी मानी जाए कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर और अभिभावक की चिंताओं को लेकर गंभीरता से कार्य करें? नवल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे को तो हम ना 6 घंटे 6.5 घंटे बताते रहते हैं, उसको काउंसल करते रहते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे से पहले काश कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं पेरेंट्स को काउंसल कर पाऊँ। अभी मैं आपको ना एक वाकया बताता हूँ 2 दिन पहले का। एक अभिभावक आते हैं, किसी दूसरे स्कूल में उनके बच्चे थे, तो जैसे वो सामने आकर के बैठे, उन्होंने कहा कि सर, अगर आपके
स्कूल में एसी है तो मैं भाई बच्चों का एडमिशन कराऊं, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। तो हालांकि थोड़ा सा डिमांड को देखते हुए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लगभग 5-6 रूम में पहले एसी थे और लगभग 8 से 10 रूम में अब एसी लगभग हमारे फिट हो रहे हैं। तो वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उन भाई साहब को मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर सॉरी, हम एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बीच में कहीं ना कहीं अगर एसी बंद हो जाता है या कुछ भी है तो भाई वहाँ पे कहने का ये रहेगा कि बात यह आएगी कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे मैं उन सभी जो भी हमारे दर्शक हैं या अभिभावक हैं, मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहता है। अगर स्कूल में एसी है तो इसका मतलब बच्चे को भी 18 आवर्स घर पे एसी दिया गया, 18 घंटे आपने घर में भी एसी दे दिया है और 6 घंटे आपने स्कूल में भी डिमांड कर ली है। तो एक जो बच्चे का जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो बच्चे को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, अभी आपने स्टार्ट किया था कि पहले जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, तो कहाँ गुरुकुल में और किस आश्रम में एसी हुआ करता था। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर दुनिया का सबसे मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट हार्डेस्ट और मोस्ट टफेस्ट अगर कोई मेडिटेशन है तो दैट इज द एजुकेशन। इट इज नॉट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। अगर आपको ट्रेनिंग पार्ट लेना है तो नवल जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फेस जरूर करना होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रफ रहेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा। अब आप एसी दे दीजिए, आप फैसिलिटी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, लेकिन एक जो ट्रेनिंग पार्ट है एजुकेशन का, जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात, कोई हवाई बात नहीं करूँगा, वहाँ पे बहुत उस ट्रेनिंग का जो एक बड़ा पार्ट है बच्चे का कहीं ना कहीं रह जाता है। और जिस बच्चे को इतनी फैसिलिटी दी जाएगी, जिसको इतना सॉफ्ट बनाया जाएगा, आप किसी से भी जो कम पढ़ा लिखा इंसान भी होगा, एक बार उससे पूछ करके देखिए, क्या वो बच्चा हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, या हमारी कोई भी ऐसी जो जिनको बेल्ट की नौकरी बोला जाता है, क्या हम उस बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा उसको ज्वाइन कर सकता है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ, मैंने तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। एक बच्चा जो एसी में रह करके आता है 24 आवर्स, वो मतलब सुसज्जित है घर पे हर चीज से, और एक बच्चा जो ग्राउंड में जो मिट्टी को महसूस करता है अपने हाथों पे, अपनी मतलब शरीर पे, जो खेलता है, गिरता है धूप में, मतलब या अपने खेत में जा करके फादर का हाथ बटाता है। नवल जी, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है समझने के लिए। एक बार उन दोनों बच्चों की सिर्फ एक रेस करा करके देख लीजिए, उनसे कोई फिजिकली काम करा करके देख लीजिए, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। और आज के टाइम में ये मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई डाउट नहीं कि जो फिजिकली फिट होना आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभिभावक हैं, मैं उनसे मतलब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को उतनी ही फैसिलिटी दीजिए जितनी की सही है। अगर वो मोर देन हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को एक गलत ट्रैक पकड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब वो ट्रैक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा कोई एनडीए ज्वाइन करना चाहता है, कोई आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, मिलिट्री, नेवी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ तो एसी नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं। हमारे मतलब जो आर्मी में जो हमारे जवान हैं, अगर वो ये बोलेंगे कि मेरे को तो मतलब वहाँ भी एसी मिलता था, यहाँ पे एसी नहीं है, पहले तो जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह का कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम बातचीत कर रहे थे स्कूल को लेकर, क्या आप कुछ शब्दों में संक्षिप्त में बता सकते हैं कि आपका डीएवी स्कूल टोहाना दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है? आप क्यों प्रेफर करते हैं किसी को कि बच्चा आपके ही स्कूल में आए? देखिए, वैसे ये बात कहना कि हमारे ही स्कूल में आए, ये थोड़ा सा ना मतलब क्या कहेंगे, ये एक प्राउड को दर्शाता है। पेरेंट्स को ये थोड़ा सा अगर जब वो डिसाइड करता है कि मुझे बच्चा कहाँ पे लेकर के जाना है, तो मैं और किसी स्कूल की तो क्या ही बात करूंगा, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट डीएवी तो मुझे ऐसा लगता है नवल जी कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डीएवी क्या है और क्या नहीं है। हाँ, इतना जरूर मुझे भी प्राउड फील होता है कि मोस्टली हमारे जो डॉक्टर्स हैं टोहाना के अंदर, और जब मतलब पता चलता है कि ये डीएवी से पास आउट है, बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे सीए हैं, मैनेजर्स हैं, तो आज वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्राउड फील होता है। और अगर डीएवी की बात करें तो देखिए, सुबह हवन से लेकर के और बच्चों के एकेडमिक से और लगभग मोर देन 900 स्कूल्स की जो एक चेन है, बच्चा कहीं भी मतलब जा करके देखेगा तो डीएवी की जो पृष्ठभूमि है, या डीएवी का जो एक काम करने का तरीका है, या डीएवी का एक जो कल्चर है, वो अलग ही मिलेगा। तो डीएवी के जो अभी आपके बच्चे हैं, जो आपके अभी जो नई पीढ़ी आ रही है आपके, उनके प्रति आपने 3 कैंपेन तो हमें बता दिया।
तो इन कैंपेन को तो आप चला रहे हैं, मगर इन पे चेकआउट कैसे रखते हैं, ये सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आपने ना नवल जी सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं यहाँ भी कोई देखिए अभी अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं इस मामले में, तो पहले टीचर्स को भी लगा था कि सर ये हमारा जो कैंपेन है स्टार्ट तो किया है, क्या रिजल्ट मिल पाएगा। तो हमने पहले जो कैंपेन नो मोबाइल फोन एट होम जब ये स्टार्ट किया, तो 1 महीने का हमने इसका टारगेट रखा कि जो बच्चा 1 महीने तक मोबाइल यूज नहीं करेगा, मोबाइल यूज नहीं करने का मतलब ये कि अगर कॉल भी आई है तो पेरेंट्स बात कराएंगे, यू आर नॉट अलाउड टू टच इवन द मोबाइल फोन एट होम। तो और अगर कोई बच्चा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अगर वो पूरा करता है, हम बच्चे की बात नहीं मानेंगे, ये कॉल हमें पेरेंट्स की तरफ से आएगी कि जी मेरे बच्चे ने 1 महीने तक मोबाइल यूज नहीं किया है। तो उस बच्चे का प्रिंसिपल के साथ एक फोटो होगा और उसको कुछ ना कुछ अवार्ड, कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट दिया जाएगा। तो लगभग 3-4 बार हम ये कर चुके हैं पिछले 6 महीने में। और अभी मेरे पास जो लिस्ट आई है, लगभग 72 स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने मोबाइल को पिछले 6 महीने में टच नहीं किया, और लगभग 180 के पार वो बच्चा है जो पहले 10 से 12 घंटे मोबाइल यूज करता था या फिर 8 से 12 घंटे मोबाइल यूज करता था। तो अब वो बच्चा 30 मिनट, 1 घंटा या फिर मतलब ये लगा के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 मिनट्स इतने पे आ चुका। और अभी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक पेरेंट्स ने इसी वो चलते हुए उनका बच्चा 10 घंटे मोबाइल यूज करता था और अब वो बच्चा 1 घंटा मोबाइल यूज करता है। तो पेरेंट्स ने मुझे गांव में बुला करके एक सम्मान किया है और उन्हें धन्यवाद किया कि सर हमने सोचा नहीं था कि हमारा बच्चा इतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो सर मैं तो वही बात बोलता हूँ कि जो ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं, एजुकेशन के जो रियल मायने हैं, एजुकेशन जो एक अपना अर्थ रखती है, तो सर वही मतलब मैं प्रोवाइड करने में विश्वास करता हूँ। अभी जितने समर्पित स्कूल आपका स्टाफ और आप सब एडमिशन के वक्त दिखाई दे रहे हैं बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्या इतना समर्पण भाव बाद में भी रहेगा? कोई शिकायत लेके आते हैं? नवल जी मैं विश्वास दिलाता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे ना समर्पण भाव पिछले 7 साल की प्रिंसिपलशिप में मेरा एक रूटीन होता है कि स्कूल ऑफ होने के बाद 3 से 5 बजे के बाद आप हमारे जो भी बच्चे हमारे साथ थे, हर बच्चे को मैं प्रेयर में बोलता था कि बेटा 3 से और 5 बजे तक का जो मेरा टाइम है वो कंप्लेंट सुनने के लिए है, और उसमें स्कूल का नंबर नहीं दिया गया है, मेरा जो पर्सनल नंबर है पेरेंट्स को वो दिया गया है। अच्छे। हाँ, बल्कि अब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में मेरे पास ट्रांसपोर्ट को लेकर के कई बार कोई बस जैसे टाइम पे नहीं पहुंचती है या बस निकल जाती है, तो मैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट हेड है उनको मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई ये कॉल मेरे पास आ रही है, आपके पास जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगता है कि प्रिंसिपल सर से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि ज्यादा है। हाँ ठीक है। प्रिंसिपल सर नीरज जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और डीएवी स्कूल का पक्ष रखा कि किस तरह से इनको लगता है कि वातावरण बदल रहा है, और डीएवी के बारे में बताया कि पहले से ही वहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर सभी बढ़ते रहते हैं। अलग अलग कैंपेन के ऊपर उन्होंने बातचीत की, खासतौर पे जो मुझे लगा जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मैं फिर भी चाहूंगा कि विषय में आपसे इसके बारे में चर्चा करूं कि जो 3 कैंपेन आप चला रहे हैं, क्या सोच के चलाए, उनका रिजल्ट क्या निकला, उनको कैसे लागू किया गया, क्योंकि जब भी हम नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके बारे में मेरी भविष्य में इनके साथ बातचीत रहेगी। पर अंत में जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ऐसी बातचीत जो मैं पूछना आपको लगता है कि मुझे पूछनी जानी चाहिए थी और आपकी कहने की इच्छा है, तो जरूर बताएं एक बार। नवल जी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, और हमारे जो भी भाई हैं जिनके भी जो स्कूल्स हैं या जो एजुकेशन में है, तो पिछले लगभग 6-6.5 साल से मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था, और वो कैंपेन था चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम। उसका नाम मैंने ये दिया था। देखिए आज के टाइम में ना हर पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि भाई मैं सेम फी पे करता हूँ, मैं मेरे बच्चे को सेम फैसिलिटी पे करता हूँ, लेकिन एक बच्चा जहाँ पे मोर देन 90% मार्क्स लेकर के आ रहा है, मेरे बच्चे के भाई 50% 60% क्यों है? तो देखिए वैसे तो यहाँ पे हर बच्चे का डीएनए, उसकी कैपेसिटी, उसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग होती है, और यहाँ पे हम आज के समय में बच्चों पे अपनी जो इच्छा है, विश है, उसको थोप भी नहीं सकते हैं। लेकिन स्कूल में मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, हर स्कूल में जहाँ भी मैंने प्रिंसिपलशिप की है, इससे पहले 2 स्कूल के अंदर, अगर कोई भी बच्चा कहीं ना कहीं, वो चाहे उसकी वर्बल एलिजिबिलिटी है या उसके लिखने में प्रॉब्लम है या उसकी लर्निंग में है या उसकी कोई भी कैचिंग पावर है,
तो उसका एक एक जो भी बच्चे का जो स्टेप होता है उसकी लर्निंग से रिलेटेड है, उसकी राइटिंग से रिलेटेड है। तो नवल जी, उस बच्चे को हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि उसके साथ पेरेंट्स को भी मतलब जोड़ के रखा है, और पेरेंट्स को इस तरह से जोड़ करके रखा है कि बच्चे टीचर ने उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, जो बच्चा मतलब जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उसका एक एक पॉइंट वो रिटर्न में होता है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो भी अभिभावक हैं, हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि आप स्कूल के बाद आइए, 2 बजे के बाद जब मैं भी थोड़ा फ्री हो जाता हूँ, तो जो भी टीचर उस बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, तो पेरेंट्स के सामने मैं हमेशा मतलब ये पूछता हूँ टीचर से कि आपने इस बच्चे के लिए क्या किया है। तो वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो उस लेवल की होती है कि एक एक टीचर आकर के वो जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट है वो बताएंगे कि सर इस दिन हमने आपको कॉल की थी, मैंने इस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया था, इस बच्चे के लिए स्पेशल ये किया गया था, इस बच्चे को हमने आगे लाने के लिए भाई इसको आगे लेकर के आए या इसको प्रेयर में खड़ा किया है। यानी कुछ भी ऐसा है, कोशिश ये होती है कि हर बच्चा अपने आप को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स समझे, वो अपने आप को कम ना समझे। हर बच्चे को लगना चाहिए कि तेरे ऊपर मेहनत हो रही। बहुत बढ़िया। नीरज जी ने अपनी पूरी बातचीत रखी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसको देखिए, समझिए और फिर सवाल करिए। सवाल के लिए इन्होंने टाइम दे दिया है, आप इनसे जाके मिल सकते हैं, कभी मिल सकते। हाँ, और एक चीज और, मतलब अगर कोई इससे देखिए, सारे सरस्वती माँ के मंदिर हैं, सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई मतलब किसी में कोई कमी है, लेकिन अगर कोई भी अभिभावक किसी भी तरह का कोई एजुकेशन का, और कोई जरूरी नहीं कि +2 क्लास तक है, अगर उसके बाद का भी कोई शिक्षा संबंधी कोई भी बातचीत करना कुछ भी पूछना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आप डीवी कैंपस में आ सकते हैं, या आप किसी भी माध्यम से मेरे से मतलब अपनी जो क्वेरी है वो कर सकते हैं। और अगर आप सभी चाहते हैं कि शिक्षा संबंधी रोजगार के बारे में इनसे बात करें, तो आप हमें बताइए, अगला इंटरव्यू हम उसी के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।